जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। एसएससी एकदम धुआं धुआं कर चुकी है मेरे भाई। वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के। और अभी आपका एमटीएस 2024 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एसएससी ने सब कुछ जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। यहां पर सारी बातें जो है वो बता दी है। इसी के ऊपर में हमारी ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर में हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहां पर कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण डेट होंगे कि जिसमें आप फॉर्म भरेंगे, कब आपको यहां पर करेक्शन का विंडो मिलेगा, कब लास्ट डेट होने वाला है, कब आपका पेपर होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, ये सारी बातें। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसके अंदर में वैकेंसी कितनी है, पिछली बार वैकेंसी कितनी थी और उसके पिछली बार वैकेंसी कितनी की, क्या इस बार की वैकेंसी ज्यादा है या कम है। ठीक है। तीसरे पॉइंट पर अगर हम चर्चा करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसे 10वीं पास बच्चे भर सकते हैं या इसके लिए और भी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है। ठीक है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो एज लिमिट। काफी लोग ऐसे होते हैं जो काफी कम उम्र में 10वीं कर चुके होते हैं, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। या फिर इसके लिए मैक्सिमम कितने एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। पांचवी बात इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एज रिलैक्सेशन, कि अलग अलग कैटेगरी अलग अलग जाति वाले बच्चों को यहाँ पर कितना जो है रिलैक्सेशन मिलता है, कितना छूट मिलता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। छठा पॉइंट यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त में लाइव फोटो का जो फोटोग्राफी का ऑप्शन आता है उसमें आपको किन बातों को ध्यान रखना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। सातवां अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो फॉर्म को भरने को लेकर के इसकी फीस कितनी है। ठीक। और आठवां अगर हम बात करें तो एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, कि एग्जाम में कितने लेवल होने वाले हैं, किस किस आधार पर आपका चयन होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नाइन्थ अगर हम बात करें तो इस पेपर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नोटिस के दौरान हमें पढ़ने को मिला है। एक एक बातों को मैंने गहन जो है यहां पर पढ़ा है और आप लोगों के लिए संपूर्ण जानकारी हम लेकर के आए हैं। और 10वां आपका हो जाएगा यहां पर सिलेक्शन की प्रक्रिया, किस किस चरणों से होकर के गुजरेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए मेरे भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियोस की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये आपका अपना चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी का कोई भी फॉर्म का अपडेट आए तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानने को जरूर मिले, सारी बातें सटीक मिले, कहीं पर कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि हम पूरी तसल्ली से पूरा फॉर्म पढ़ करके उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके और सारी सटीक जानकारी के माध्यम से हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है। तो ये आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के बात करें तो आपकी जो डेट होंगे वो 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर कोई फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है तो एक मेरे भाई दोबारा से फॉर्म यहां पर करेक्ट करने का विंडो खुलता है, जिसका डेट 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक है। यहां पर साफ लफ्जों में एसएससी ने बता रखा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 31 जुलाई है तो सही, लेकिन रात के 12 बजे तक नहीं, रात के 11 बजे तक है। तो कोशिश करिएगा अपना फॉर्म 1-2 दिन पहले भर दें, आखिरी दिन का मेरे भाई यहां पर इंतजार आप ना करें। ठीक है। उसके बाद आपके मन में यह संशय होगा कि सर इसका पेपर कब होगा, तो पेपर का जो डेट है वो मेरे भाई अक्टूबर के मिड से लेकर के नवंबर के मिड तक है और यहां पर यह पेपर आपका होने वाला है। इसमें कोई मेंस नहीं होता है, कोई और परीक्षा नहीं होती है, इसी वजह से उसका कोई और डेट नहीं दिया गया है। और अगर फॉर्म भरते वक्त में या किसी प्रकार की कोई भी आपसे गलती हो जाती है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो एसएससी ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप उसके ऊपर में फोन करके वो सारी बातें पूछ सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण तिथियां थी जो आपको ध्यान में लेकर के चलना है। अब बात आती है कहीं पर भी कि सर वैकेंसी कितनी है, क्योंकि यार जितनी वैकेंसी होती है ना, इच्छा भी उसी तरीके से तैयारी करने को लेकर के उत्पन्न होती है। ज्यादा वैकेंसी में काफी सारे बच्चों का मन जो होता है कि हाँ यार इसकी तैयारी करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और हमारा नौकरी लग जाएगा। कम वैकेंसी में तो मन पहले ही टूट जाता है। तो अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो 2022 में एमटीएस की 11,778 वैकेंसी आई थी, 2023 में इसकी 1,778 वैकेंसी आई थी। सीधा सीधा मेरे भाई यहां पर इसका 10% कर दिया गया था। लेकिन इस बार आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, एमटीएस और हवलदार दोनों को मिलाकर के इसकी जो वैकेंसी आई है वो 8,326 है। ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और इसमें अगर आप लगन से मेहनत करते हैं तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन बड़े प्यार से हो सकता है।
ठीक। अब इसमें जो दो पोस्ट आए हैं आपके, एक एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का और दूसरा आपके हवलदार का, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कौन सा बच्चा योग्य है इस पेपर को देने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो एमटीएस में कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो कहीं पर भी किसी भी बढ़िया स्कूल से 10वीं पास अगर आपने किया है, बढ़िया बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो दूसरा पोस्ट हवलदार का है उसमें आपको 10वीं पास तो होना ही होना है, साथ में आपका फिजिकल का पेपर होगा। फिजिकल होगा मतलब उसमें आपको यहां पर चलना है कितना, 1600 मीटर 15 मिनट में, और लड़कियों को यहां पर जो है 1 किलोमीटर चलना है मेरे भाई 20 मिनट में। उसी तरीके से आपकी जो हाइट होनी चाहिए, लड़कों की हाइट 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की जो हाइट है मेरे भाई वो 152 सेंटीमीटर। ठीक है। चेस्ट जो होता है वो सिर्फ मेल में रिक्वायर्ड होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो चेस्ट भी जो है 81 से लेकर के 86 तक, यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और सांस लेकर के फुलाएंगे तो मेरे भाई यहां पर 86 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बस ये छोटा प्यारा सा जो है एक आपका रिक्वायरमेंट, एक आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर ये आप एलिजिबल हैं, आपने 10वीं कर रखा है, तो बड़े प्यार से आप इस सरकारी नौकरी को भर सकते हैं और अपना सिलेक्शन मेरे भाई ले सकते हैं। अब उसके अंदर में बात आती है एज लिमिट को लेकर के, कि चलो ठीक है, हमने ये जान लिया कि 10वीं पास बच्चे भर सकते हैं। इसका मतलब जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन किया है, बीटेक वाले हैं, जो पीएचडी वाले हैं, या आगे क्या कोई भी फॉर्म भर सकता है? तो नहीं मेरे भाई, इसमें यहाँ पर जो एज की लिमिट है वो 18 साल से 25 साल के लोग ही भर सकते हैं। ऐसे तो मेरे भाई पीएचडी वाला बंदा भी एक 10वीं वाले के साथ में बैठ जाएगा और उसकी नौकरी खा जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एज की जो लिमिट है वो एमटीएस की 18 से 25 की गई है, और हवलदार की जो है वो मेरे भाई 18 से 27 की गई है। काफी सारे बच्चों को इसके अंदर में दिक्कत भी होता है, डाउट भी होता है, यार मैं इसके अंदर में दायरे में आता हूं कि नहीं आता हूं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2006 के बीच में आ रहा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 तक के बीच में आ रहा है तो आप हवलदार का फॉर्म भर सकते हैं। डेट को काउंट करने की जो प्रक्रिया है वो 1 अगस्त 2024 को मानी जा रही है। ठीक है। कोविड के बाद से यहाँ अगस्त मानना शुरू कर दिया गया था, और कोविड के पहले जनवरी को डेट जो है वो माना जाता था। ठीक। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर कुछ छूट भी प्रदान की जाती है। और वो कैसे है, तो जो SC ST के बच्चे हैं मेरे भाई उनको 5 साल अलग से दिया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25 साल में 5 साल आप और जोड़ दीजिए, यानी SC ST में जो 30 साल तक के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और बाकी भी और भी प्यारे प्यारे कोटे हैं वो भी यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो जो मेरे भाई उस कोटे में आते होंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा एज रिलैक्सेशन PWBD प्लस SC ST यानी 15 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल रहा होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि पहले क्या होता था कि फॉर्म भरते वक्त में आपको अपना फोटो अपलोड कर देना होता था। उसमें काफ़ी सारी गलतियां होती थी, लोग किसी का भी फोटो उठा करके अपलोड कर देते थे, किसी के नाम से भी एडमिट कार्ड बना देते थे, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस के नाम से एडमिट कार्ड निकल करके चला आता था। इस बात को एसएससी ने दूर किया और यहाँ पर लाइव फोटोग्राफी का ऑप्शन रखा। ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया तुमको मेकअप करके कुछ भी बनना है बन जाओ, बस तुम्हें यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ देना है। हालांकि आपको मेकअप करके फोटो नहीं खींचना है, आपको बड़े सिंपल और सोबर तरीके से लाइव फोटोग्राफी में एक नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड में अपने आप को खड़े रख करके मेरे भाई वहां फोटो लेना है। फोटो सिर्फ चेस्ट से ऊपर का होना चाहिए। कौन कौन सा मेरे भाई यहाँ पर फोटो लेने का तरीका हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है वो हम आपको बता देते हैं। आपकी फोटो जो है मेरे भाई एकदम ऐसी होनी चाहिए, पीछे लाइट बैकग्राउंड हो और आपका कपड़ा डार्क हो, या पीछे डार्क बैकग्राउंड हो और आपका कपड़ा जो है मेरे भाई यहाँ पर लाइट हो। ऐसे फिल्टर विल्टर लगा करके मत लेना, ऐसे मत करना कि तुम्हारा गला ही ना दिखे, ऐसे मेरे भाई उल्टा फोटो मत ले लेना, ऐसे एकदम मत करना जहां तुम्हारे चेहरे पर लाइट ना आए। चश्मा पहन करके बिल्कुल भी फोटो मत खिंचवाना, चाहे वो चश्मा तुम्हारा गॉगल हो या फिर मेरे भाई जो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो, ऐसा कोई चश्मा पहन करके नहीं लेना है। हीरो हीरोइन वाले पोज मत मारना, इधर उधर देख करके सीधा कैमरे के सामने रखना। फोटो अगर ब्लर आ रहा है तो मेरे भाई वो फोटो को कैप्चर मत करना। सर के ऊपर में कोई टोपी मत पहनना, एकदम सिंपल ऐसे कि दोनों कान तुम्हारे दिखने चाहिए, इस तरीके से लाइव फोटोग्राफी लेना। लाइव फोटोग्राफी पर इतना जोर इसीलिए दिया है क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो जा करके मेरे भाई देखो फॉर्म भरोगे तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है। बाद में सबका एडमिट कार्ड आ जाता है, तुम्हारा नहीं आएगा और वहां ये लिखा आएगा कि आपने फोटो जो है वो गलत लिया है। उस केस में एसएससी आपकी कोई सुनवाई नहीं करती है, कुछ नहीं होता है मेरे भाई और आप पछताते रह जाते हैं।
तो ध्यान रखिए, ऐसी गलती नहीं करनी है। अब बात आती है मेरे भाई फीस को लेकर के। तो आप फीस को देखिए यहाँ पर, इस फॉर्म को भरने का जो फीस है वो मेरे भाई यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, मात्र यहाँ पर कितने रुपए हैं, तो 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए में आप इस फॉर्म को मेरे भाई यहाँ पर भर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है यार, कितनी प्यारी सरकारी नौकरी है, इतनी अच्छी इसके अंदर में वैकेंसी है, काफ़ी कम इसकी क्वालिफिकेशन है, काफ़ी कम इसकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पेपर मुझे कैसे देना होगा। तो देखिए 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। पहला हो गया आपका मैथ्स, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, तीसरा हो गया आपका जीएस, चौथा हो गया आपका इंग्लिश। आज से कुछ समय के पहले चारों सब्जेक्ट की यहाँ पर जो है वो रोल होते थे और चारों के आधार पर मेरिट बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जब कंप्यूटर में देने जाएंगे, देखिए परीक्षा ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती है। तो जब आप ये पेपर देने जाएंगे तो आपका पहला सेशन स्टार्ट होगा, और वो सेशन कितने देर का होगा, तो वो सेशन 45 मिनट का होगा। नॉर्मल कैंडिडेट लोगों के लिए 45 मिनट, और जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए सेशन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 60 मिनट का होता है। 45 मिनट के अंदर में आपको इसके 20 सवाल और इसके 20 सवाल, यानी मैथ्स के 20 और रीजनिंग के 20 सवाल, 40 सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, हर एक सवाल का 3 नंबर होगा, तो यानी 60 नंबर का मैथ और 60 नंबर का आपका रीजनिंग हो जाएगा। जैसे आपके 45 मिनट का टाइमर खत्म होता है, तुरंत मेरे भाई सेशन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पर आपका जीए और आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन के 25-25 सवाल आएंगे। हर एक सवाल आपका 3 नंबर का हो गया, तो 75 नंबर का जीएस और 75 नंबर का मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, और 150 नंबर का ये पेपर बनेगा। यहीं पर एक छोटी सी बात बता दें, तो जो आपका मेरिट बनता है मेरे भाई, वो यहाँ पर जो है सेशन 2 के आधार पर बनता है। सेशन 1 का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना रोल होता है कि आपको इसे क्वालिफाई करना है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं, मान लीजिए कि इसमें बहुत कम नंबर आ रहा है और इसमें आप टॉपर साबित हो जा रहे हैं, तो आपको मेरे भाई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, इसको क्वालिफाई कर लीजिए, नंबर का कोई झोल नहीं है, आपका जो मेरिट बनना है वो इसके ऊपर में बनना है। ये हालांकि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, क्योंकि जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो आगे चल करके सीएचएसएल और सीजीएल की भी परीक्षा देते हैं, और वहां पर चारों सब्जेक्ट का रोल हो जाता है। ठीक है, ये 2 काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं, जहां पूरा स्कोर लाना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेरिट में काफी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी जिसका जीएस स्ट्रांग है वो यहाँ पर खेल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैथ्स और यहाँ रीजनिंग के साथ में काफी बेईमानी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमने उसी के अंदर में कर रखा है कि यहाँ पर पहले वाले सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेशन 2 में मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग होगा, और कितने नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा, तो हर सही सवाल के लिए 3 नंबर और गलत सवाल के लिए 1 नंबर मेरे भाई, ये काट लिए जाएंगे आपके। ठीक है, सेशन 1 आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, और आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरे भाई सेशन नंबर 2 पर बनेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर एमटीएस में सिर्फ पेपर देना है, लेकिन हवलदार वाले में पेपर और फिजिकल दोनों देना है। मान लीजिए काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर दे देते हैं, उनका मेरिट भी अच्छा बन जाता है और फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:7, यानी जितनी वैकेंसी है उसका मेरे भाई 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल में यहाँ पे फॉर द अपीयरिंग इन पीटी एंड पीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस सेशन 2 ऑफ सीबी यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एमटीएस वाले बच्चों का जो मेरे भाई रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 के आधार पर बनेगा, और टीयर 1 में भी सेशन 1 नहीं, सेशन 2, क्योंकि सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है, सिर्फ सेशन 2 यानी जीएस और यहाँ पर आपके इंग्लिश के आधार पर। ठीक है, और जो यहाँ हवलदार वाले बच्चे हो गए उनको मेरे भाई इसका और प्लस यहाँ पर पीटी और पीएसटी यानी फिजिकल वाले दोनों को मिला करके इसके आधार पर उनकी मेरिट बनती है। अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हैं तो मुबारक हो, आपकी नौकरी लग चुकी है। आइए आराम से स्टूडियो में प्यारा सा मिठाई लेकर के और यहाँ खिलाइए। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। इसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भैया पैसा कितना मिलता है। कोई भी नौकरी की हम तैयारी तब करते हैं ना जब हमें उसमें अच्छा खासा इनकम मिलता हो। ठीक है, इसमें इनकम कितनी मिलती है, तो देखो यार ये 10वीं लेवल की पोस्ट है आपकी। इसमें अगर हम बात करें तो देखो इनकम आप लोग सीधा ये सोच लेते हो 40,000 मिलेगा, 45,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे भाई डिपेंड करता है। देखिए जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर है, तो जो
बेसिक पेमेंट होती है वो हर किसी की सेम होती है, चाहे शहर कोई भी हो। इसमें बेसिक पेमेंट 18,000 रुपए की है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ना, ये आपका बदलता है। डियरेंस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता होता है, जो कि इसी 18,000 का 17% होता है। HRA का मतलब यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस होता है। जिस तरीके के शहर होते हैं, जैसी उनकी महंगाई होती है, ये उसके आधार पर दिया जाता है। तो ये आपका जो हो गया, इस 18,000 का 24% हो गया। ट्रांसपोर्ट का अलाउंस आपको 1800 मिल गया। सब मिला करके 26,000 से 28,000 के बीच में आपकी सैलरी बनती है। उसमें से सरकार कुछ प्रोविडेंट फंड और बाकी चीज़ें काट लेती है और आपको आपके हाथ में 20,000 से लेकर के 22,000 तक रुपए आपको दे देती है, ठीक है। MTS में अलग अलग राज्यों में आपकी पोस्टिंग हो रही होती है, तो 20,000 से 22,000 25,000 तक कितनी आपकी सैलरी मेरे भाई यहाँ पर मिल रही होती है। तो ये हमारे तरफ से पूरा का पूरा संपूर्ण जानकारी था, ठीक है। अब आप आराम से बड़े प्यार से अपना ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। SSC के वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके फॉर्म भरिए।